हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की क्लास में हम 2018 फैक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके आपको देख लेनी है। 2018 में फैक्ट प्लस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हुआ था। 2022 में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सेक्शन से फैक्ट एग्जाम नहीं हुआ था। 2024 में एग्जामिनेशन हो रही है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के इलेक्टिव में। तो अगर आपका इलेक्टिव है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सारा का सारा सिलेबस कवर्ड मिलेगा। बोथ सेक्शन ए भी हम कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी भी हम कवर कर रहे हैं। सो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको बहुत ही मिनिमम फ़ी में अब अवेलेबल है, क्योंकि हमने रैपिड रिवीजन कोर्स आप सभी के लिए रिलीज़ कर दिया है। जिनको इशू हो रहे थे कि बहुत कम टाइम में हम किस तरीके से तैयारी करें, तो सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही अब आप इन 10 दिनों में प्रिपेयर करने वाले हैं और वो आपको हमारे रैपिड रिवीजन क्लासेस में मिलेगा। सब कुछ अवेलेबल है विथ मिनिमम टू मिनिमम फीस। पहले हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट अवेल कराने वाले थे, बट इतने कम टाइम में सेक्शन ए सेक्शन बी का सारा मटेरियल भी हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं विद दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट वाली फ़ी में सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। सो इन 10 दिनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कीजिए, हमारा कोर्स जाके ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आज ही कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी भी आप एग्जाम 100% क्रैक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछ रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन? तो आपके पास ऑप्शन 1 है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रल कंपैरेटर, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। जो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर इंस्ट्रूमेंट होता है वो बहुत हम एक्सेसिवली यूज करते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप हैंड लेंसेज माइक्रोस्कोप्स भी यूज करते हो, बट अगर जितने भी और ऑप्शंस आपको मिले हैं उन ऑप्शंस में से अगर आप कोई एक सबसे बेस्ट रेलेवेंट ऑप्शन खोजो तो वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्ट्रल कंपैरेटर ही है। दैट्स व्हाई स्पेक्ट्रल कंपैरेटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। ऑफ इट्स फीड इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर अ फीचर इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स फीड किसके लिए हम यूज करते हैं? सो ये बहुत ही ईजी अच्छा आंसर है इसका। इंकजेट प्रिंटर एग्जामिनेशन, हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन, ऑफ सेट प्रिंटर आउट एग्जामिनेशन, टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। देखो टाइप राइटर्स जो होते हैं ना, उनको हम कहते हैं ऑफ इट्स फीट। और ये कब होता है? जैसे कि कभी आपने देखा होगा टाइप राइटेड मटेरियल, अगर तो लेट्स से ये आपका पेज है और यहाँ पे टाइप होके कैरेक्टर्स आने हैं, पर कभी कभी क्या होता है, ये एक तरीके का डिफेक्ट होता है। ये टाइप राइटर का डिफेक्ट है, इस चीज़ को याद रखो। ऑफ इट्स फीड वाली जो फिनोमेना है ये एक टाइप राइटर डिफेक्ट होता है। तो इससे क्या होता है, जिस अलाइनमेंट में इनको टाइप करना है वो खिसक जाते हैं, या तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे या तो राइट साइड चले जाएंगे। हो सकते हैं कि आपके कुछ कैरेक्टर्स है ना मिस भी हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे ऑफ इट्स फीट टाइप की जो फिनोमिनन है उसको यूज करके एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो क्या है, ये एक टाइपराइटर डिफेक्ट है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड डिसाइफरमेंट ऑफ इरेजर्स? ठीक है, इरेजर्स के डिटेक्शन डिसाइफरमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? रमन माइक्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, आयोडीन फ्यूमिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्टर्स, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन फ्यूमिंग। देखो आप इरेजर्स कितने तरीके से यूज़ करते हो, या तो आप मैकेनिकल इरेजर यूज़ कर रहे हो या तो आप केमिकल इरेजर यूज़ कर रहे हो, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इरेजर्स आप यूज़ कर सकते हो। मैकेनिकल इरेजर में हमेशा जो पेपर का सरफेस है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और केमिकल इरेजर्स में भी पेपर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल इरेजर्स वो थोड़े कम डैमेज, पेपर कम डैमेज होता है एज़ कम्पेयर टू केमिकल इरेजर। अब जब डिटेक्शन हमें करना है इरेजर का, डिटेक्ट करना है, डिसाइफर करना है, तो क्या हम यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे आयोडीन फ्यूमिंग मेथड। अभी आयोडीन फ्यूमिंग मेथड है ना, इससे हम फिंगरप्रिंट भी डेवलप करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ही आप सस्पेक्ट कर रहे हो जिसमें इरेजर हुआ है, उसको आयोडीन फ्यूम्स पे क्या करोगे, पुट करोगे, एंड देन उससे वो
सारे के सारे एरियाज जहाँ पे इरेजर्स किए गए हैं या जहाँ पे इरेजर हुआ है वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आयोडीन फ्यूम्स वहाँ पे दिखेंगे, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ आयोडीन फ्यूम्स के थ्रू आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे इरेजर हुआ है। ठीक है, आप वीएससी के थ्रू भी इसे एट पॉइंट ऑफ लेवल डिटेक्ट कर सकते हो वीएससी के थ्रू। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द विजिबल लाइट्स वेवलेंथ। सो पर्टिकुलरली विजिबल लाइट का रेंज क्या है ये आपसे पूछ रहा है। देखो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है। एक बार वो सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, एग्जाम के पहले एक बार ही रिविजन कर लेना कि कौन सी लाइट जो होती है किस वेवलेंथ पर रेंज करती है, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 400 से 700 नैनोमीटर की जो रेंज होती है वो विजिबल रेंज की होती है। देखो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको अपने मेमोरी के थ्रू यूज़ करनी है, मतलब मेमोरी में रखनी ही पड़ेगी, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसी है जो आप थ्योरी समझ लोगे, चीज़ों को समझ लोगे तो उससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ल्यूमिनेसेंस इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है ल्यूमिनेसेंस। देखो ल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना, फॉस्फोरेसेंस का फिनोमेना और फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस एंड ल्यूमिनेसेंस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। कभी कभी आप इसे यूज़ करते हो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऑप्शन क्या है, फोटोन्स विच इज इमिटेड वाइल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन दैट ड्रॉप्स डाउन, नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स, फोटॉन्स स्टिमुलेटेड बाय द फोटॉन्स, फोटॉन्स स्टिमुलेटेड बाय द न्यूट्रॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जो फोटॉन्स इमिट होते हैं वाइल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप डाउन, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होते हैं अपने एक्साइटेड एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, तो जो वो एनर्जी एमिट करते हैं फोटोन के फॉर्म्स में, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ल्यूमिनेसेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ल्यूमिनेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस। ऐसा ही एक फिनोमेना होता है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरेसेंस का। नेक्स्ट जिस फिनोमेना की मैं बात कर रही हूँ वो होता है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लोरेसेंस में एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई है, जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करी गई है और वो इमीडिएटली जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होने लग गई। तो कोई फोटोन है वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला गया और वो तुरंत ही फिर से वापस से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं S1 से डायरेक्ट S0 को आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में क्या होता है, फास्फोरेसेंस में भी आपका जो फोटोन है वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से फिर वापस से रिटर्न ये S1 से डायरेक्ट S0 पे, मतलब आपके एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। बट जो फॉस्फोरेसेंस है वो डिलेड इमिशन होता है, मतलब S2 फिर S1 फिर T1 फिर S0, तो ये डिलेड जो इमिशन ऑफ लाइट होती है उसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, बट सब में क्या होती है, एनर्जी इमिट हो रही है। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस में, फ्लोरेसेंस में, फॉस्फोरेसेंस में, ये चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, xerography is the principle of laser jet printers, copying by carbonless paper, inkjet printers and scanning. So इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेजर जेट प्रिंटर्स। लेजर जेट प्रिंटर्स जेरोग्राफी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बार बार रिपीट करी है, ये मैंने ज़रूर बोला है कि प्रिंटर्स को ना कैटेगराइज कर लेना। किस तरीके से कैटेगराइज करोगे कि कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, यहाँ से आप एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करो ही करो। ठीक है, जेरोग्राफी या जेरोक्स क्रिएट करने का जो मेथड होता है उसको हम जेरोग्राफी कहते हैं। जो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जो फोटो कॉपीज कराते हो, जो अपने कॉलेजेस में आपने पूरे अपने कैंपस लाइफ में बहुत सारे जेरोक्सेस करवाए होंगे, तो हम उनको जेरोक्स भी कहते हैं। वो बेसिकली लेज़र जेट प्रिंटर से हमें मिलते हैं, ये ब्लैक एंड वाइट होते हैं कलर में और एक तरीके से अडेसिव मेथड से आपके पेपर में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जेरोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर है डेजी व्हील, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, डेजी व्हील प्रिंटर से ही इम्पैक्ट पड़ता है जब कभी भी प्रिंटिंग प्रोसेस होती है। तो प्रिंटिंग प्रोसेस इम्पैक्ट के साथ इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्निक कहलाती है।
Next question, question number 48. The image to be printed is photographically transferred and inked through a mesh or nylon or silk or other material is a technique used in the थर्मल प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, लेटरप्रेस, स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग में ये प्रोसेसेस फॉलो करी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. To concentrate too much with writing signature in the basic fact often a forger does not forgets the statement is relevant for. टू कॉन्सेंट्रेट टू मच विथ राइटिंग्स, चाहे वो राइटिंग हो या सिग्नेचर को रेप्लिकेट करने का बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? बेसिक फैक्ट पे डिपेंड करता है जो कि फॉर्जर नहीं भूलता। ठीक है, ऑब्लिटरेशन ऑफ राइटिंग और सिग्नेचर, इरेजर ऑफ द राइटिंग और सिग्नेचर, रीटचिंग, पैचिंग ऑफ इंक एंड स्ट्रोक्स, फॉर्जरिंग अ राइटिंग ऑफ अ नोन पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्जिंग अ राइटिंग ऑफ अ नोन पर्सन। आप तभी ही इतने कॉन्फिडेंस के साथ या फिर जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे रहते हो क्योंकि आप उस पर्सन को प्रॉबली जानते हो। ठीक है, प्रॉबली आप उस पर्सन को जानते हो और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फॉर्जरी के लिए लगा रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. ऑब्लिटरेशन इन राइटिंग इज, ऑब्लिटरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छुपाना। ठीक है, तो मास्किंग ऑफ राइटिंग्स को ऑब्लिटरेशन बोलते हैं। लेट्स से मैंने लिखा मेरा नाम, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये छुपाना है, तो मैं कैसे करूँगी? जो बचपन में हम कट करते थे ना, इस तरीके से, ये मैंने कर दिया ऑब्लिटरेट। एक तो पैटर्न है कि मैं एक स्ट्राइक के साथ कट करूं, जैसे मैंने इस तरीके से कट कर दिया तो ये ऑब्लिटरेशन नहीं हुआ। बट अगर मैं इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से पेन चला रही हूँ तो मैंने इसको ऑब्लिटरेट कर दिया। इसको हम कहते हैं ऑब्लिटरेशन, दैट इज मास्किंग ऑफ राइटिंग। या आप किसी भी चीज़ के थ्रू कर सकते हो, मतलब इंक के थ्रू कर सकते हो, पेन के थ्रू कर सकते हो, पेंट के थ्रू कर सकते हो, तो अलग अलग चीज़ों के थ्रू ऑब्लिटरेशन करी जा सकती है। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म एब्रीविएशन ऑफ एनएमआर? एनएमआर का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो आप फॉरेंसिक साइंस के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. व्हाट इज लाइन क्वालिटी? लाइन क्वालिटी क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, आपके हैंड राइटिंग के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में से एक है लाइन क्वालिटी। किसको बोलेंगे? ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रोक, ऑसिलेशन ऑफ लाइन, विजिबल रिकॉर्ड ऑफ रिटन स्ट्रोक, क्वालिटी ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल स्ट्रोक। तो इसका करेक्ट आंसर होता है विजिबल रिकॉर्ड ऑफ रिटन स्ट्रोक्स। जिस तरीके से रिटन स्ट्रोक को आप विजुअलाइज करते हो उसको लाइन क्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, या तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ या तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ, डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, तो ये मेरी लाइन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो प्रॉपर अच्छी लाइन क्वालिटी ना एडुकेटेड लोगों की निशानी होती है, मतलब एडुकेटेड पर्सन या फिर एक्सपीरियंस्ड पर्सन गुड लाइन क्वालिटी के साथ अपनी हैंड राइटिंग्स क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। बट एज़ कम्पेयर टू जिनको बहुत कम लिखने की आदत है या जो बहुत कम लिखे हुए अपनी लाइफ में, सिर्फ अपना नाम लिखना आता है, सिर्फ साइन करना आता है, उनकी जो लाइन क्वालिटी होती है वो बहुत पुअर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. व्हाट इज द स्किल इन हैंड राइटिंग? स्किल किसको कहते हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है। किस तरीके से आप लिखते हो, दैट इज नोन एज स्किल। एक्सक्यूज मी फॉर दिस पटाखे का साउंड है ना, आई थिंक, आई डोंट नो वाई क्यों लोग पटाखे चला रहे हैं अभी इस टाइम पे, नो आइडिया एट ऑल, बट एक्सक्यूज इट। Next question, question number 54. What is hand lettering? So hand lettering क्या होती है? Semantic writing, disconnected style of writing, writings made with lower case letters, writings made with upper case letter. तो इसका करेक्ट आंसर होता है डिसकनेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो कि बहुत ही स्कैटर्ड और डिसकनेक्टेड टाइप की हैंड राइटिंग होती है, उसे हम कहते हैं हैंड लेटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. हैंड राइटिंग इज बाय प्रोडक्ट ऑफ। बहुत ही बेसिक, जब आपने हैंड राइटिंग की डेफिनेशन ही पढ़ी होगी तो आपने ये पढ़ा होगा कि हैंड राइटिंग इज ए न्यूरोमस्कुलर कंडीशन और न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना। आपके मसल्स ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होते हैं बट आपके न्यूरॉन्स भी, मतलब एक वो हैबिट बन जाती है तो वही न्यूरोमस्कुलर फिनोमेना में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. 6 general S features are looked into during what?
एग्जामिनेशन ऑफ हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन में आप डिफरेंट फीचर्स देखते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स देखते हो, कंपैरिजन करते हो, एंड देन फिर आप किसी कंक्लूजन में पहुंचते हो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 57. अलाइनमेंट डिफेक्ट्स आर यूजुअली स्टडीड इन द एग्जामिनेशन ऑफ. अलाइनमेंट के डिफेक्ट्स को यूजुअली या तो हम टाइप राइटर्स में अलाइनमेंट डिफेक्ट पढ़ते हैं या फिर आप जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं उनमें आप पढ़ते हो. ठीक है, सो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि अलाइनमेंट डिफेक्ट यूजुअली किस में स्टडी करते हो. सो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, लेजर प्रिंटर, फोटोकॉपीज या मैनुअल टाइप्ड टेक्स्ट. जो मैनुअली टाइप्ड टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जब कभी भी टाइपराइटर से कोई टाइप कर रहा है तो सिंगल लेटर को क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है. तो किसी इंसान को करना पड़ता है, मैनुअली टाइप करना पड़ता है, और उसमें ही अलाइनमेंट डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट एग्जामिनर रिपोर्ट. क्या यूजुअली इंक्लूडेड नहीं होता. अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम्स एग्जामिन, द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, केस अक्यूज्ड हिस्ट्री, द डेट ऑन विच रिपोर्टेड. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, केस एंड अक्यूज्ड हिस्ट्री. केस की हिस्ट्री नहीं इंक्लूडेड रहेगी, अक्यूज्ड की हिस्ट्री कोई इंक्लूडेड नहीं होती है. ठीक है, आप जिस चीज़ की एग्जामिनेशन कर रहे हो आप उस पर ही स्टिक्ड रहते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. विच मेथड इज यूज्ड टू एश एनालिसिस ऑफ कंप्लीटली बर्न्ड और चार्ड डॉक्यूमेंट. तो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो कंप्लीटली बुरी तरीके से जल चुका है तो उस सिचुएशन में आप कौन सा एनालिसिस यूज़ करोगे एश एनालिसिस के लिए. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एक्स रे पाउडर फोटोग्राफ. एक्स रे पाउडर फोटोग्राफ मेथड आप यूज़ करोगे. ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नहीं कर सकते, आईआर फोटोग्राफी नहीं कर सकते. अगर पार्शियली बर्न्ड है और जो लाइक पेपर है या जो डॉक्यूमेंट है वो कम्प्लीटली बर्न्ड नहीं है, तब आईआर फोटोग्राफी आप यूज़ करते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60. विच केमिकल इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ चार्ट डॉक्यूमेंट. सो चार्ट डॉक्यूमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए 3% पॉलीविनाइल एसिटेट सोल्यूशन आप यूज़ करते हो. ये याद रखना है, 3% पॉलीविनाइल एसिटेट सोल्यूशन यूज़ करके आप चार्ट डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, प्रिजर्व करते हो, फिक्स करते हो. Next question, question number 61. One of the common loading material in paper is China clay या फिर इसे हम कहते हैं काउलिन. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. जब आप पेपर की प्रोसेसिंग पढ़ोगे तो इसमें हमेशा एक ये चीज़ मेंशन रहेगी कि पेपर में जो फिलर्स या जो लोडिंग एजेंट होता है वो काउलिंग होता है या चाइना क्ले होता है. ये पेपर को स्मूथ और सरफेस को भी स्मूथ बनाने के लिए यूज़ होता है. फिनिशिंग एजेंट, एज अ फिनिशिंग एजेंट भी हम इसे यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. विच टाइप ऑफ इंक में हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय चेंजिंग इन कलर. सो ब्लू या ब्लैक इंक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये करेक्ट आंसर है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एज डिटर्मिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन मेथड would be followed in graphite pencil traces. graphite pencil traces के लिए कौन सा एग्जामिनेशन आप यूज़ करोगे. सो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस इज़ द बेस्ट एनालिसिस जिसमें आप ग्रेफाइट पेंसिल्स के ट्रेसेस को एग्जामिन करते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. What type of inks are used for rubbing stamp pads? Stamp pads के लिए कैसे इंक यूज़ करते हैं हम. नॉन वोलेटाइल इंक, क्विक ड्राइंग इंक, मेटालिक इंक या नॉन टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच इज़ डिजॉल्व इन ग्लिसरॉल. सो इसका करेक्ट आंसर है क्विक ड्राइंग इंक्स हम यूज़ करते हैं कि स्टैम्प मारते ही वो इंक सूख जाए. Next question, question number 65. Attempting to alter the writer's characteristics so that it cannot be traced back to the writer easily is termed as disguised. देखो, अगर मुझे किसी को कोई लेटर लिखना है पर मैं ये चाहती नहीं हूँ कि वो मेरी आइडेंटिटी समझ जाए, मेरी हैंड राइटिंग पहचान जाए, तो मैं अपनी हैंड राइटिंग क्या करूँगी, चेंज करके लिखूँगी. तो मैं क्या कर रही हूँ, उस पर्सन को डिस्गाइज कर रही हूँ, मैं उस पर्सन को धोखा देना चाह रही हूँ. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्गाइज. राइट. Next question, question number 66. It helps in detection of alteration, obliteration, erasure and page substitution. So spectral comparator again. Spectral comparator एक बहुत ही अच्छा आपका
इंस्ट्रूमेंट होता है, या फिर आप इसको VSC के नाम से भी जानते हो, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर या फिर स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। ये एडवांस मेथडोलॉजी है, VSC या वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर आप इसे कहते हो। आप अल्टरेशंस, ऑब्लिटरेशंस, इरेजर्स, पेज सब्स्टिट्यूशन, मोस्ट ऑफ द टाइम हम करेंसी नोट को भी स्पेक्ट्रल कंपैरेटर के थ्रू ही एग्जामिन करते हो। सो बेसिक आपके डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पेक्ट्रल कंपैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एनी मल्टीपल न्यूमेरिकल enlargement of document means it will be square of a linear, it will be square of a linear अगर कोई भी न्यूमेरिकल enlargement करी जा रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। क्या फीचर्स होते हैं? फिक्स्ड मैग्निफिकेशन, नो। इसके अलावा 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, नो। वेरिएबल मैग्निफिकेशन विद 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिक्स्ड मैग्निफिकेशन विद द 2 डायमेंशनल ऑफ 2 डायमेंशनल इमेज। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, स्टीरियो जूम 3D आपको इमेज देता है, और इसका क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन है आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड नहीं होता मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, easy and rapid method to crack the geometrical dimensions in case of 2 rubber stamp impression is। so superimposition की जो मेथड होती है, एक के ऊपर एक रख के जब आप चेक करते हो डायमेंशन, इज द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द रबर स्टैम्प और रबर स्टैम्प का इम्प्रेशन। सो योर option by superimposition is the correct answer. Next question, question number 70, and this is the final question क्योंकि 70 questions ही आपके section B में होने वाले हैं। What does the fish stands for? So इसका correct answer क्या है? Fixed image, superimposition of handwriting, forensic information system handwriting, फेबल इमेज सिस्टम ऑफ हैंड राइटिंग, या फॉर्जरी इन्वेस्टिगेशन सेफ्टी ऑफ हैंड राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है फोरेंसिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हैंड राइटिंग, जिसे आप कहते हो फिश, FISH। इस तरीके के फुल फॉर्म्स वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। ओके, सो दिस वाज द 70th क्वेश्चन एवरीवन। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे सेक्शन B फैक्ट 2018, कहाँ से शुरू किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कशन शुरू किया था। मैंने बताया था 2018 का फैक्ट का QD का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो हमने कर लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अदर क्वेश्चन पेपर ऑफ फैक्ट एग्जामिनेशन। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल स्किप मत करना। हो सकता है जो भी क्वेश्चन है वो आपको एज ऑप्शन मिल जाए, जो भी ऑप्शन है आपको एज अ क्वेश्चन मिल जाए। तो इस वजह से सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको लगा के ही जाने हैं, देख के ही जाने हैं। और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपको खूब सारे MCQs वहाँ पे भी मिल जाएंगे, और उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और आपका फैक्ट का एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर होगा। लास्ट ईयर जो 2022 फैक्ट है, उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमें बहुत प्राउड फील करवाया, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स का हमारा फैक्ट क्लियर हो गया था। तो आई वॉज वेरी प्राउड, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एज वेल, कि अभी भी एग्ज़ाम में आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई कम्प्लीटली बिलीव कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं 99% सबका फैक्ट का पेपर क्लियर होने वाला है, फैक्ट प्लस का पेपर क्लियर होने वाला है। सो जॉइन आवर क्लासेस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस, विद आवर नोट्स, क्लासेस, MCQs एंड मॉक पेपर्स एवरीवन। इट विल बी crazy helpful for you all. So join our classes. Thank you so much for watching this. फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो, सो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।